Hey everyone, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you. और आज हमारा मैराथन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमाइन किया जाता है सर? रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए डिटरमाइन किया जाता है ताकि हम किसी पर्सन के ऊपर कितना टैक्स लगाएंगे उसको सर्टेन करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस बनाया जाता है। मतलब जो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेंगे, उनको ज्यादा बेनिफिट देंगे। जो इंडिया के बाहर के लोग हैं उनसे टैक्स हम कम लेंगे, बट बाहर की इनकम पे नहीं लेंगे। यहाँ की इनकम पे हम उनसे पूरा टैक्स लेंगे, बट जो यहाँ के रेसिडेंट्स है उनसे पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड करता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, या प्रेसिडेंट बनोगे कि नॉन रेसिडेंट बनोगे। तो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि कैसे कैसे जो है, मतलब हम किसको रेसिडेंट क्लासिफाई करेंगे, किसको नॉन रेसिडेंट क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे? इंडिविजुअल का पढ़ेंगे, फिर हम किसका पढ़ेंगे? एचयूएफ का पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे किसका? तो फिर हम पढ़ेंगे आपका फॉर्म एओपी बीओआई का, बाकी लोगों का पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का जो पोर्शन है उसमें मेजरली हम तीन लोगों के बारे में बातें करेंगे। मेजरली इंडिविजुअल, देन एचयूएफ, देन फॉर्म एओपी बीओआई। ठीक है। अब से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किसका है सर? इंडिविजुअल का। कि किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 6 जो है वो क्या बात करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करता है। रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 किसकी बात करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करता है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंडिविजुअल। तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है सर, एक होती है बेसिक कंडीशन और एक होती है एडिशनल कंडीशन। तो जो बेसिक कंडीशन की सेक्शन है ना, जो बेसिक कंडीशन की सेक्शन है वो है सेक्शन 6(1). क्या सेक्शन है? सेक्शन 6(1). और जो एडिशनल कंडीशन की सेक्शन है वो है क्या? 6(6). ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको देखनी होती है, एक देखनी होती है बेसिक कंडीशन, दूसरी देखनी होती है एडिशनल कंडीशन। ठीक है। तो बेसिक कंडीशन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 6(1). और एडिशनल कंडीशन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 6(6). ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए हम इसको ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया जाता है, किसी भी बंदे पे कितना टैक्स लगाना है डिटरमाइन करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाला जाता है। ठीक है। तो अब स्टार्ट हुआ हमारा क्या? रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है ना, वो पहले क्लासिफाई होगा किसमें? पहले क्लासिफाई होगा रेसिडेंट में और नॉन रेसिडेंट। कोई भी बंदा पहले इधर रेसिडेंट बनेगा या फिर क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट बनेगा। अब रेसिडेंट बनने के लिए उसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है? बेसिक कंडीशन। ठीक है। कि अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो क्या बन गया? रेसिडेंट बन गया। ठीक है। और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। नॉट सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन तो वो क्या बन जाता है? नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब जब कोई बंदा जो है वो रेसिडेंट बन गया तो उसको जो है या तो बनना पड़ता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या वो बनेगा क्या? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसको बोलते हैं क्या? ROR। ठीक है। अब या तो बनेगा वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
तो उसको बोलते हैं RNOR। तो ये किस डिटरमाइन होता है? एडिशनल कंडीशन से। इसका सेक्शन है सेक्शन 6(1) और एडिशनल कंडीशन का सेक्शन है 6(6). ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो एक काम कर रहे थे, इसको हटा देते हैं, इसको दूसरे चार्ट पे इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले अपन इसको बहुत सिंपल रखते हैं कि कोई भी पर्सन जो है उसका पहला क्लासिफिकेशन होगा कि या तो वो बनेगा क्या? रेसिडेंट, या तो वो बनेगा क्या? नॉन रेसिडेंट। अगर वो बंदा रेसिडेंट बन जाता है तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा या तो बनेगा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या तो वो बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जस्ट अ सेकेंड। अब आगे कि कब बनेगा रेसिडेंट, कैसे बनेगा रेसिडेंट, कैसे बनेगा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कि बेसिक कंडीशन जो है, अगर आप बोथ सेटिस्फाई कर, अगर आप वन सेटिस्फाई करते हो, एनी वन सेटिस्फाई करते हो, बेसिक कंडीशन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 6(1). बेसिक एनी वन सेटिस्फाई करते हो तो वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा ROR, दैट इज योर, तो वो बनेगा रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अगर आप एक भी सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप क्या बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एडिशनल कंडीशन की। जिसका सेक्शन क्या है सर? सेक्शन 6(6). कि अगर आप बोथ सेटिस्फाई करोगे, कौन सा? बोथ सेटिस्फाई करोगे तो आप बनोगे क्या? ROR। और अगर नहीं सेटिस्फाई करोगे, अदरवाइज RNOR। अगर आप बोथ सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप क्या बन जाओगे? RNOR। तो बहुत ही बेसिक है कि अगर बेसिक कंडीशन आप कोई भी एक सेटिस्फाई करते हो तो आप बनते हो रेसिडेंट, और नहीं सेटिस्फाई करते हो एक भी तो आप बन जाते हो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, एडिशनल कंडीशन के केस में क्या होता है कि अगर आप दोनों सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बनते हो? ROR। और अगर आप दोनों सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप क्या बन जाते हो? RNOR। तो अगर आप एक भी सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप क्या बनोगे? RNOR। एक सेटिस्फाई करोगे तो क्या बनोगे? RNOR। ठीक है, तो ना थोड़ा सा मैराथन की तरफ जाते हैं और इसको थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या है बेटा कि ये है आपका इंडिविजुअल, ये आपका ये हो गया, ये इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 6(1) एन इंडिविजुअल हु सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन विल बी क्लासिफाइड एज रेसिडेंट। कि कोई भी इंडिविजुअल अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट। ठीक है, अब बेसिक कंडीशन जो है वो क्या बोलती है? तो बेसिक कंडीशन बोलती है सर कि he has been in India for 182 days or more in previous year। कि वो 182 दिन या उससे ज्यादा जो है वो इंडिया में रहा है। ठीक है, और he has been in India for 60 days or more in previous year and 365 days or more in last 4 immediately preceding financial year। कि वो पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर जो है वो इंडिया में स्टे किया हो, या तो सेकंड कंडीशन बोलती है कि पिछले साल में तो 60 डेज ही किया लेकिन उसके पहले के 4 साल में, ठीक है, पिछले साल में कितना किया है बेटा? 60 डेज किया, लेकिन उससे पहले के 4 साल में जो है वो अगर 365 डेज और मोर स्टे कर लेता है तो फिर वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर कैसा है कि पिछले साल मतलब कि क्या हुआ बेटा आपका? प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर आपका 24-25। तो 24-25 में कितना स्टे करना है? 60 डेज। और उसके पहले के जो 4 इयर्स हैं उसमें अगर वो 365 डेज और मोर स्टे कर लेता है तो फिर वो सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन आपकी ये। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ किसमें सर? एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन जो है वो क्या बात करते हैं
तो एक्सेप्शन का मतलब ही क्या है, नॉर्मल से अलग, कि सर इन लोगों के लिए ना नॉर्मल बेसिक कंडीशन जैसा सेम प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, इनके लिए कुछ अलग एप्लीकेबल होगा, इनके लिए कुछ अलग बनाया गया है। तो क्या बनाया गया है, कितने एक्सेप्शंस है, तो हमने एक्सेप्शंस को बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम किया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फ्रेम किया है। तो हमने इसको फ्रेम किया है कि हमारे पास 3 एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2 और एक्सेप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो क्या बोलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाली जो बेसिक कंडीशन है बस वो एप्लीकेबल होगी, सेकेंड वाली 60 प्लस 365 वाली जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे वो कौन कौन से 3 लोग हैं जिनको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होती है, तो वो ये 3 लोग हैं। उसमें सबसे पहला इंसान जो है वो है कौन, आईसी, आईसी मतलब इंडियन सिटीजन। ठीक है, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। ठीक है, ऐसा इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो वो पहला पर्सन हो गया। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ऐसा कोई बंदा है कि जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कि इंडिया के बाहर के एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है तो वो। और थर्ड बात करता है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन सिटीजन कैसे बनोगे, इंडियन सिटीजन तो आप बन जाओगे इंडिया के जो एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे बनते हैं, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनने के लिए आप ऐसे पर्सन हो जो जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, मतलब जब इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उस टाइम से अगर आपके एंसेस्टर्स जो है वो इंडिया में है तो आपको मान लिया जाएगा कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है, तो या तो आप इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है, हु कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया, जो क्यों आए इंडिया में किसी विजिट के लिए आए। अब विजिट में क्यों आए, कोई भी रीजन से विजिट हो सकता है, पर्सनल रीजन, प्रोफेशनल रीजन, कोई भी रीजन। आप इंडिया में क्यों आ रहे हो, विजिट के लिए आ रहे हो, और आपकी जो इंडियन इनकम है, मतलब इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस, इंडिया की जो इनकम है वो कहाँ तक है सर, अप टू 15 लाख। अगर आपकी इंडियन इनकम जो है वो अप टू 15 लाख है तो उस केस में आप फर्स्ट कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, तो वापस से बहुत ही सिंपल है कि ऐसे 3 लोग हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगती है, सेकंड वाली नहीं लगती है। तो क्या इनके लिए फायदेमंद है, क्या सोचा आपने सवाल कि क्या सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगाना फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। अब इनके ऊपर सिर्फ फर्स्ट लगती है तो क्या फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। सरकार इनको फायदा देना चाहती है, किस रिस्पेक्ट में, किस टर्म्स में देना चाहती है, कि सरकार चाहती है कि ये जो लोग हैं हमारे, ठीक है, सरकार चाहती है कि ये जो लोग हैं ना हमारे, इनको फायदा मिले। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला जो इंसान है वो क्या है, क्रू मेंबर है, वो जेन्युइनली ऐसे भी इंडिया में नहीं रहता, जबरदस्ती उसको सेकंड कंडीशन में फंसा के इंडिया का रेसिडेंट क्यों बना है, तो इसलिए उसको क्या किया गया, रिलीज किया गया। मतलब सरकार जिनको चाहती है इंडिया का रेसिडेंट बनाना, नहीं बनाना, सरकार जिनको फायदा देना चाहती है उनको यहाँ पर रखा गया है, तो क्रू मेंबर को सरकार फायदा देना चाहती है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो सरकार इनको भी फायदा देना चाहती है कि आप बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया को बाहर जा रहे हो। और तीसरा बात करता है
इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में सिर्फ विजिट के लिए आ रहा है और जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, इंडिया की इनकम, तो वो तो भाई ऐसे भी गरीब है जिसकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो ऐसे भी गरीब है, तो क्या गरीब लोग को हम इंडिया का रेसिडेंट बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। इसीलिए थर्ड केस में सरकार अपने फायदे के लिए जो है वो इन लोगों को इंडिया का रेसिडेंट नहीं बनाना, ठीक है। तो पर्सन विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली इफ दे सैटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ठीक है। सबसे पहला है इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप। सेकंड है आपका इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। थर्ड है आपका इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया हैविंग इंडियन इनकम अप टू ₹15 लाख, ठीक है। तो विजिट वाला जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख तक है, ये तीनों लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एक्सेप्शन है वो क्या बात करता है? सेकंड एक्सेप्शन जो है वो फर्स्ट के थर्ड का सेम है, मतलब वो विजिट वाला पॉइंट है, बस उसमें एक पॉइंट जो है वो बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया गया है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जो कि क्यों आ रहे? इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, ठीक है, कि फॉरेन सोर्सेस को छोड़ के आपकी जो इंडिया की इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, मतलब अब अमीर वालों की बात हो गई। सेम पॉइंट 15 लाख से कम था ऊपर वाले में, और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब ये अमीर है तो इनको फंसाने के लिए हम दो कंडीशन लगाएंगे कि हमको आप इंडिया का रेसिडेंट इनको बनाना है, ठीक है। अब स्टेज फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, कि अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो भी इंडिया के रेसिडेंट है, और इनके लिए सेकंड जो कंडीशन है वो अलग से बनाई गई है, ठीक है, इसलिए इनको एक्सेप्शन में डाला गया। नॉर्मल लोगों के लिए 60 प्लस 365 डेज की कंडीशन है, और इनके लिए जो है वो है 120 डेज और मोर इनको स्टे करना है, कब? प्रीवियस ईयर में। कि प्रीवियस ईयर में ना सर ये 120 डेज और मोर स्टे करेंगे, प्लस पहले के 4 साल में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 4 साल में 365 डेज और मोर अगर इंडिया में स्टे करते हैं तो वो इंडिया के रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो वो यही बोलना चाहता है कि स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी बेटा? रेसिडेंसी की। लेकिन अगर आप ये वाली कंडीशन से इंडिया के रेसिडेंट बनते हो तो आपको फर्दर क्लासिफिकेशन भी तो देना पड़ेगा ना। तो फर्दर क्लासिफिकेशन में आप हमेशा बनोगे RNOR, आप कभी भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनोगे। तो इसलिए लिखा हुआ है फॉर दिस कंडीशन ऑलवेज RNOR। दिस कंडीशन मतलब सिर्फ सेकेंड वाली कंडीशन 120 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन के लिए आप हमेशा क्या बनोगे? RNOR। अगर आप ये वाली कंडीशन से बनते तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन खुला हुआ है, OR का भी खुला हुआ है, NOR का भी खुला हुआ है, लेकिन सिंस आप सेकेंड वाली कंडीशन से बने हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन ओपन है, RNOR, ठीक है। अब अगर आप इंडिया में विजिट के लिए नहीं आते हो, परमानेंटली इंडिया आ जाते हो, तो क्या आपके ऊपर एक्सेप्शन लगेगा? नहीं, आप आ जाओगे नॉर्मल रूल में, और नॉर्मल रूल जैसे चलता है 60 प्लस 365 डेज वाला वैसे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका जो पॉइंट है वो बात करता है किसकी? डीम रेसिडेंट अंडर सेक्शन 61 इन, कि आपको इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है अमीर होगे तभी मानेंगे, गरीब होगे तो मानेंगे नहीं। तो अगर आपकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, और आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी टैक्स नहीं पे कर रहे हो ड्यू टू द रीजन ऑफ योर रेसिडेंस, डोमिसाइल, बिजनेस, किसी भी कारण से किसी भी देश में आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, और आप इंडिया से इतनी इनकम कमा रहे हो, 15 लाख से ज्यादा रुपए कमा रहे हो, तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे, क्योंकि अमीर लोगों को इंसान रेसिडेंट बनाते हैं, गरीबों को ही बनाते हैं नहीं बनाते, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आपको इंडिया का सिटीजन भी होना पड़ेगा।
हैविंग टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब इंडिया की जो इनकम, पूरे पूरे वर्ल्ड की जो इनकम, उसमें फॉरेन सोर्सेज की इनकम निकाल दो तो क्या हो गई, इंडिया की इनकम। ये जो इंडिया की इनकम है 15 लाख से ज्यादा है, विल बी सेड टू बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया if he is not liable to pay tax in any other country by the reason of his domicile or residence or any other criteria, कि किसी और क्राइटेरिया के कारण भी आपको कहीं टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा है तो आप टैक्स पे करोगे इंडिया के अंदर। ठीक है। अब एक चीज और, ये जो 618 का क्राइटेरिया जो है सर, वो एकदम लास्ट में टेस्ट करना है, एकदम लास्ट में आपको देखना है। और लास्ट में देखना है मतलब पहले बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन चेक करोगे, सारे एक्सेप्शन चेक कर लोगे, अब कहीं पर भी फॉल नहीं हो रहे तो फिर आपको 618 चेक करना है। ठीक है, इन जनरल बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर 6-1 एप्लीकेबल नहीं होगा तो तब 6-1 एप्लीकेबल होगा। तो 6-1 क्या है, 6-1 है बेसिक कंडीशन, तो जब बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी तो फिर डीम्ड रेसिडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हो जाए। तो पहले क्या चेक करना है आपको, बेसिक कंडीशन, तो पहले लिखनी क्या है आपको, बेसिक कंडीशन। फिर अगर वो एप्लीकेबल सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आप जाओगे किसमें, डीम्ड रेसिडेंस। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो इफ यू लाइक एनीथिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से नॉर्मल में, कि अब क्या हो, एक आप नॉर्मल बंदे हो, ठीक है, और आपने एक्सेप्शन चेक किया, आप किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहे हो, तो आप क्या हो बेटा, बेसिक कंडीशन में आ जाओगे। अगर आपने दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। अब बात करते हैं किसकी, एडिशनल कंडीशन। कि एडिशनल कंडीशन आप दोनों में से कोई एक भी बहुत सेटिस्फाई करते हो तो आप बनोगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज आप क्या बनोगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एडिशनल कंडीशन क्या है सर, एडिशनल कंडीशन बोलता है कि he has been resident of India, क्या, he has been resident of India for 2 years out of last 10 years। ठीक है, बहुत ही सिंपल, कि he has been the resident of India for 2 years out of last 10 years। ठीक है, लास्ट 10 years का मतलब है कि 24-25 को छोड़ के पहले के 10 सालों में कि 2 साल अगर वो इंडिया का रेसिडेंट रहा है तो फिर आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड he has stayed in India for 730 days or more in last 7 years। पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा अगर उसने इंडिया में स्टे किया है तो फिर वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज व्हाट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो पिछले 10 साल, पिछले का मतलब है प्रीवियस ईयर को छोड़ के पहले के 10 साल में आप 2 साल या उससे ज्यादा रेसिडेंट रहे हो, और पहले के 7 सालों में आप 730 डेज और मोर जो है वो इंडिया में स्टे किया, तो उस केस में आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, अब सॉरी, इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है वो बन जाओगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट है, तो नोट बोलता है कि जिस दिन आप इंडिया के बाहर जा रहे हो और जिस दिन आप इंडिया के अंदर आ रहे हो, ये दोनों दिन जो है वो इंडिया के अंदर काउंट हो। ठीक है, इन जनरल नोट बोलता है कि अगर जिस दिन आप इंडिया के बाहर जा रहे हो और जिस दिन आप इंडिया के अंदर आ रहे हो, ये दोनों दिन जो है वो इंडिया के अंदर काउंट होंगे। बट अगर आप क्रू मेंबर हो, बट अगर आप क्रू मेंबर हो तो उस केस में ये दोनों दिन जो है वो इंडिया के बाहर काउंट होंगे। ठीक है, नॉर्मल लोगों के केस में अंदर काउंट होंगे और क्रू मेंबर के केस में बाहर काउंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने अपना 2 पॉइंट कवर कर लिया, ये वाला कवर कर लिया है और ये वाला कवर कर लिया। अब क्रू मेंबर जिस दिन इंडिया के बाहर जाते हैं उस दिन वो लोग एक सर्टिफिकेट साइन करते हैं जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिस दिन जाते हैं उस दिन साइन इन करते हैं और जिस दिन वापस आते हैं उस दिन साइन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो जिस दिन वो सीडीसी साइन इन कर रहे हैं, जिस दिन वो सीडीसी साइन ऑफ कर रहे हैं, वो दोनों दिन इंडिया के बाहर काउंट होंगे। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल निकालना है, ऐसा नहीं कि एक साल निकाले तो जन्मों जन्मों तक चल जाएगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है इनकम टैक्स में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे तो आप इंडिया के रेसिडेंट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाओगे। ठीक है,
और स्टे इन इंडिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं होता है, इंडियन कोस्ट लाइन में भी अगर आप हो, ठीक है, तो वो भी आपको इंडिया के अंदर ही माना जाएगा, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर आप हो तो आपको इंडिया के अंदर मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी सर, एच की। तो एच के केस में क्या है कि एच जो है वो क्या बन जाएगा, विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एच भी क्या बनेगा, रेसिडेंट बनेगा किसका, इंडिया का, अगर उसका कंट्रोलर मैनेजमेंट, अगर उसका कंट्रोलर मैनेजमेंट जो है वो होली और पार्शली अगर इंडिया से है, पूरा बोल रहा है क्या, नहीं, थोड़ा भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, कि होली और पार्शली अगर इंडिया से है तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन गया, ठीक है। और अगर नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट। जब वो रेसिडेंट बन गया तो उसको अब हमको फर्दर क्लासिफाई करना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में अगर कर्ता सेटिस्फाई कर रहा है बोथ द एडिशनल कंडीशन, अगर कर्ता सेटिस्फाई कर रहा है बोथ द एडिशनल कंडीशन, तो एचयूएफ जो है वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अदरवाइज एचयूएफ जो है वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका फर्म ओपीबीओआई लोकल अथॉरिटी एंड एजेबी, दैट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। ये क्या बोलता है, विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लोग क्या बन जाएंगे, इंडिया के रेसिडेंट बन जाएंगे इफ कंट्रोल मैनेजमेंट अगर होली या पार्शली जो है वो अगर इंडिया से है, पूरा बोला है क्या, नहीं, अगर होली पार्शली इंडिया से है तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट, अदरवाइज क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। और उसके बाद कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं, ये लोग ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता फर्म ओपीबीओआई लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे अपन लोगों ने कंप्लीट किया है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। अब इसके बाद अपन जाएंगे इसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर। Now we are moving to our next topic called as what your scope of total income. ठीक है। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सेक्शन क्या है सर, सेक्शन नंबर 5। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या बताता है कि जो इनकम है वो कौन सी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी नहीं होगी, ये सब बताता है कौन, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप के लोग हैं। सबसे पहले जो इंसान है वो कौन है, ROR, दूसरा है आपका RNOR और तीसरा है आपका क्या, NR। हमारे पास 3 टाइप के लोग हैं, ROR, RNOR और NR, ठीक है। अब टाइप ऑफ इनकम की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास इनकम भी ना सर 3 टाइप की है, ठीक है। पहली है हमारी इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, कि इनकम अक्रू और अराइज हो रही है और डीम टू अक्रू और अराइज हो रही है कहां पर, इंडिया में, ठीक है। या तो इंडिया में पैदा हो रही है या तो हम मान ले रहे हैं कि इनकम जो है वो इंडिया में पैदा हो रही है, ठीक है। सेकंड क्या बात करता है, सेकंड बोलता है इधर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, या तो वो रिसीव्ड है या तो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कि हमने मान लिया है कि वो क्या हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है, ठीक है। कमाल, वापस समझना कि इधर इनकम अक्रूड इन इंडिया, कि इनकम इंडिया में पैदा हुई है, या तो हम मान ले रहे हैं कि इनकम जो है वो इंडिया में पैदा हो रही है, जनरेट इंडिया से हो रही है, दैट इज डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। डीम का मतलब होता है मान लेना। सेकंड आता है आपका इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कि या तो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है या तो हम मान ले रहे हैं कि इनकम जो है वो इंडिया में रिसीव हो रही है, ठीक है, वो हमारा सेकंड पॉइंट है। और तीसरा है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कि आपको इनकम हो रही है बिजनेस और प्रोफेशन से जो कि क्या है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ये जो है हमारी सर वो क्या है, थर्ड टाइप की इनकम है। और चौथा हमारा क्या है, अदर फॉरेन इनकम, तो ये हमारी क्या है, फोर्थ टाइप की इनकम है। तो हम लोगों ने इनकम को 4 तरीके से क्लासिफाई कर लिया। पहला है इनकम अक्रूड इन इंडिया, दूसरा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और चौथा है हमारा अदर फॉरेन इनकम, ठीक है। जो फर्स्ट इनकम है अक्रूड इन इंडिया वो तीनों को टैक्सेबल हो रही है, ठीक है, तीनों को टैक्सेबल हो रही है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ये भी तीनों को टैक्सेबल हो रही है। तो या तो अगर आपकी इनकम अक्रूड इन इंडिया है या रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो तीनों को टैक्सेबल होगी, ठीक है। बट
इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो वो फर्स्ट को टैक्सेबल होगी, सेकंड को भी टैक्सेबल होगी, लेकिन थर्ड वाले को टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब नॉन रेसिडेंट को वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अदर फॉरेन इनकम, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगी, लेकिन वो RNOR को टैक्सेबल नहीं होगी और नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी। जो चौथी इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्सेबल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हम और भी बोल सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना सर, उसको पूरे वर्ल्ड की इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है, और जो RNOR है उसको सब इनकम टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट अदर फॉरेन इनकम, और जो नॉन रेसिडेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ दो इनकम टैक्सेबल होगी, दैट इज ईदर इनकम अक्रूड इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। Yeah, so this is what my types of income. First income है income accrued in India, income second है income received in India, third है income from business or profession controlled from India, और चौथा है मेरा other foreign income। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, इनकम डीम्ड टू अक्रू और डीम्ड टू अराइज इन, मतलब डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, कि अगर आपकी इनकम जो है वो बाय डीम्ड डिफॉल्ट नेचर से अगर अक्रू और अराइज इन इंडिया हो चुकी, कब कब होगी, सॉरी मतलब कौन से केस में सब मान लिया जाएगा कि आपकी इनकम जो है वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा ये क्या है आपका 911। तो इसका सेक्शन क्या है सर, हमारा सेक्शन 91। यहाँ पर सेक्शन 91 बताता है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये मेरे को ना, तो इसको काट देने का और यहाँ पर ऐड कर लेने का इन इंडिया, इसको भी ऐसे काट देने का और यहाँ पर लिख देने का इन इंडिया, तो ये बेटर है। सेक्शन 91 बताता है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पर इसके कितने क्लॉजेस हैं, यहाँ पर इसके 8 क्लॉजेस हैं। ठीक है। सबसे पहला क्लॉज जो है वो बात करता है 911 कि इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, कि इनकम जो है ना वो अक्रू हो रही है या फिर अराइज हो रही है कहाँ, आउटसाइड इंडिया, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम, या तो वो इंडिया से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अराइज हो रही है, बट अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, तो मान लिया जाएगा कि वो इनकम जो है वो इंडिया में अक्रू और अराइज हुई है। कब, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस इनकम का अगर कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, क्या है बिजनेस कनेक्शन। अब बिजनेस कनेक्शन क्या होता है मैम, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डीप में कि बिजनेस कनेक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है। तो अगर कोई उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में तो वो हो जाएगा। सेकंड है एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, कि अगर कोई इनकम का प्रॉपर्टी या सोर्स इंडिया में लोकेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया के FD से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंडिया के घर से रेंट मिल रहा है, इंडिया के शेयर से डिविडेंड इनकम हो रही है, तो अगर कोई एसेट इंडिया में लोकेटेड है तो वो अक्रूड इन इंडिया है इनकम। ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, अगर आपकी कैपिटल एसेट इंडिया में है और आप उसको बेच के पैसा कमाते हो तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में भले आपको इंडियन इनकम इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन इंडिया में अक्रू मान लिया जाएगा अगर इनकम का ऐसा कनेक्शन इंडिया में। पहला क्या है कि अगर इनकम का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में। सेकेंड बात करता है कि प्रॉपर्टी या सोर्स जो है इनकम का इंडिया में लोकेटेड है, या तो इंडिया की कैपिटल एसेट बेच के अगर आप इनकम कमा रहे हो तो मान लिया जाएगा या आपकी इनकम जो वो इंडिया में टैक्सेबल है। ठीक है। उसके बाद सेकंड बात करता है 912 बोलता है सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, कि आपने सर सैलरी अर्न की है, ठीक है, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, और आपने क्या बोलते हैं सर्विस जो थी वो इंडिया में रेंडर की है। अब सैलरी देने वाला इंडिया में होना चाहिए क्या, ये जरूरी नहीं है। सैलरी जो आप जिससे आपको मिल रही है वो इंडिया के बाहर भी हो सकता है, बट अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर की है तो वो आपकी इनकम अक्रूड इन इंडिया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कि अगर आपको इंडिया की गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है टू इंडियन सिटीजन, और अगर आप क्या हो इंडियन सिटीजन हो, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है,
अगर आप इंडियन सर्विस में इंडिया के बाहर एम्प्लॉयड हो और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है तो वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी टैक्सेबल है, अलाउंसेस और परक्यूजिट जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, जो आपकी बेसिक सैलरी वो इंडिया में टैक्सेबल है, बट अलाउंसेस और परक्यूजिट जिस इंसान को मिल रहे हैं वो सारे क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 क्या बात करता है, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ऐसे भी वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया है, बट अगर इंडिया के बाहर भी पे करेंगे तो भी वो अक्रू राइज इन इंडिया है। ठीक है, तो ये आपका 914 हो गया। तो अभी तक अपन लोगों ने 4 क्लॉज पढ़े हैं। 911 बात करता है कि अगर आपको इंडिया के बाहर कोई इनकम हो रही है इन 3 कारणों से, जहां पर बिजनेस कनेक्शन उस इनकम का इंडिया में है, या तो प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ एसेट जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, या तो इंडिया के कैपिटल एसेट बेच के अगर आप पैसा कमा रहे हो तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। सेकंड बोलता है सैलरी अर्न फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। थर्ड बोलता है 913 दैट इज सैलरी बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी, अलाउंसेस और परक्यूजिट जो है वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और 914 बोलता है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया भी डीम टू अप्रूव राइज इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है क्या, 915, 916 और 917। तो 915, 916 और 917 जो है वो क्या है, सेम है। सेम मतलब प्रोविजन सेम है, इनकम जो है वो अलग अलग है। 915 जो है किसकी बात करता है, इंटरेस्ट की। 916 बात करता है किसकी, रॉयल्टी की। और 917 बात करता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रहा है, तो आपको किससे मिल रहा है, आपको रेसिडेंट से मिल रहा है, आपको नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है, या तो आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है। कि अगर आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है तो यहाँ पर बेटा ऑलवेज डीम टू अप्रूवल इंडिया, कि वो तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑलवेज डीम टू अप्रूव और अराइज इन इंडिया। ठीक है, सरकार के बारे में कोई सवाल लगेगा नहीं, बट अगर आपको रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इंडिया में डीम टू अप्रूव राइज इंडिया होगा कि नहीं होगा। मतलब इसमें एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, बोलता है कि ऐसे तो वो डीम टू अप्रूव राइज इन इंडिया है, बट अगर आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको मिल रहा है, अगर वो सर्विसेज इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए यूज हो रही है, या इंडिया में वो बिजनेस नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर वो बिजनेस हो रहा है, उसको चलाने के लिए अगर यूज की गई है तो वो डीम टू अप्रूव राइज इन इंडिया नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, तो आपने दिया होगा लोन, तो क्या वो लोन जो है वो इंडिया के बाहर के बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं रॉयल्टी की, कि आपको मिल रही रॉयल्टी किसी मशीन की, तो क्या वो मशीन इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए यूज हो रही है। या आपको मिल रहा है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो क्या वो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए लगा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई कारण है तो उस केस में वो डीम टू अप्रूव राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एक बात और, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई क्या बोलते हैं, किसी ने मनी बोरो किया, ठीक है, और उसको इंडिया के क्या बोलते हैं, शेयर्स, इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए। तो शेयर्स में लगाना बिजनेस में लगाना नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस में लगाना डायरेक्टली आप कोई क्या बोलते हैं कुछ एक्सपांशन करो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो बिजनेस के अंदर, तो वो बिजनेस में लगाना हुआ। अगर आप पैसा बोरो करके इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो उसको बिजनेस कंडक्टेड इन इंडिया नहीं माना जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब डीम टू अप्रूव राइज इन इंडिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 915 के पॉइंट था, ये वाला मनी बोरोड इन इंडिया। ठीक है, और ये एक्सेप्शन जो है वो तीनों के लिए, इंटरेस्ट के लिए भी, रॉयल्टी के लिए और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो 915 हो गया, 6 हो गया, 7 जो है वो कवर हो चुका है। अब हम बताते हैं किसका, 8 का, कि 918 जो है वो क्या बात करता है। तो 8 जो है ना वो ये बात करता है कि गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, कि जो देने वाला है वो कौन है, रेसिडेंट है, जो लेने वाला है वो कौन है, नॉन रेसिडेंट है। तो इनकम किसकी होगी, नॉन रेसिडेंट की भाई, जिसको मिल रहा है। तो अगर 50,000 से ऊपर का अगर गिफ्ट है सर तो वो डीम टू अप्रूव इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर 50,000 तक का गिफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50,000 से ज्यादा में अगर 51,000 का भी है तो भी मान लिया जाएगा कि पूरा जो है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट 918 इज।
इसको कर लो 918। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। सबसे पहला 911 इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम लोकेटेड इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड है 912 सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। 913 सैलरी बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, बट यहाँ पर अलाउंसेस और परक्यूजिशन एग्जाम्प्ट होंगे, टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद 914 बात करते हैं डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, कि अगर इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर डिविडेंड पे कर रही है तो वो यहाँ आ जाएंगे। फिर 915 इंटरेस्ट, टैक्स, रॉयल्टी। 7 आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर ये गवर्नमेंट से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। बट अगर वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है, ठीक है, अगर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है और अगर वो इंडिया के बाहर के बिजनेस में लगा हुआ है तो नॉट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, बट इंडिया के अंदर बिजनेस में लगा है तो फिर डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। बट अगर आपने लोन लेके इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, शेयर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। ठीक है, और 918 बात करते हैं गिव बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। देने वाला रेसिडेंट है, लेने वाला नॉन रेसिडेंट है, और अगर गिफ्ट जो 50,000 से ऊपर है तो उस केस में वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कि क्या बोलते हैं, सब मान लिया जाएगा कि इनकम जो वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। तो पहला है कि अगर आप आरपीएफ में 12% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो मान लिया जाएगा, और अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है आरपीएफ में 9.5% से ऊपर तो वो मान लिया जाएगा कि वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉयर का है अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा कि वो डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है। और अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, कि अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड चेंज कर लेते हो तो उस केस में भी वो मान लिया जाएगा कि डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ठीक है, हमने कवर करा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना सर, उसकी बात करते हैं किसकी, बिजनेस कनेक्शन। तो अब हम समझने जा रहे हैं क्या, बिजनेस कनेक्शन, कि अगर आपका किसी इनकम से बिजनेस कनेक्शन है इंडिया से, तो फिर वो इनकम जो है वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ये, कि बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से तो इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है। तो ये बिजनेस कनेक्शन का मतलब जो है वो अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सर, बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन की जो डेफिनेशन है ना वो ये, और क्या बात करती है वो, कि फर्स्ट मस्ट हैव एन अथॉरिटी विच इज हैबिचुअली एक्सरसाइज्ड इन इंडिया, की जो अथॉरिटी है वो हैबिचुअली आपको क्या करना है, इंडिया में एक्सरसाइज करना है, टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये जो एजेंट है ना इंडिया में, उसके पास वो जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है वो हैबिचुअल है। ठीक है, वो हर बार जो है वो कर लेता है, नेचुरल है उसके लिए। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, तो ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट, अपने मन से अपने नाम पे नहीं कर रहा है, किसके नाम पे कर रहा है, नॉन रेसिडेंट के नाम पे कर रहा है, फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ग्रांटिंग ऑफ राइट टू यूज ऑफ नॉन रेसिडेंट प्रॉपर्टी और राइट। ठीक है, ग्रांटिंग ऑफ राइट टू यूज दी नॉन रेसिडेंट प्रॉपर्टी, की जो नॉन रेसिडेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका राइट ग्रांट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है किसी और को, तो वो भी चल जाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी बेच रहा है। ठीक है, द फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय दैट नॉन रेसिडेंट, की जो नॉन रेसिडेंट की जो क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप ये कुछ भी काम कर रहे हो तो आप उसका क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड, अगर ऊपर वाले केस में अगर आप नहीं आते हो तो आप किस में फॉल करोगे, आप सेकंड वाले केस में फॉल करोगे। ठीक है, अब सेकंड वाला केस जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है इन केस वेयर ही हैज नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन्स अ स्टॉक, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है बट वो उसका क्या करता है, स्टॉक मेंटेन करता है और उसको इंडिया में डिलीवर करता है, तो वो भी क्या है, उसका बिजनेस कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होनली किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, तो वो भी क्या है, उसका
क्या बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन है। तो पहले वाले केस में तो है वो क्या कर रहा है, हैबिचुअली एक्सरसाइज कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये सारी चीजें। सेकंड वाले केस में उसका स्टॉक मेंटेन कर रहा है, उसको डिलीवर कर रहा है उसके बिहाफ में, ठीक है। और थर्ड वाले केस में अगर उसके लिए ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, तो तीनों में से कोई भी केस में अगर आप अट्रैक्ट होते हो तो आपका बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या बोलता है, व्हाट अबाउट बिजनेस कनेक्शन इफ एजेंट सिक्योर ऑर्डर फॉर अदर नॉन रेसिडेंट ऑल्सो, कि और कोई नॉन रेसिडेंट है और उसके लिए अगर एजेंट जो है वो ऑर्डर सिक्योर करता है, तो उस केस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड है एनोमली, और एक बंदा है कौन, मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स जो है उसका प्रियंका चोपड़ा से बिजनेस कनेक्शन है, एनोमली का जो डीलर है इंडिया में वो कौन है, मिस्टर एक्स, ठीक है। अब वहां से तो बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है। अब काइली जेनर और कैंडल जेनर का ब्रांड है और भी नॉन रेसिडेंट्स का ब्रांड है, तो वो काइली जेनर और कैंडल जेनर के बिहाफ में भी और क्या बोलते हैं उनके गुड्स जो है वो सप्लाई करता है। उसके अलावा और कोई नॉन रेसिडेंट सेलिब्रिटी है और उनका भी कोई ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, तो उसका भी इंडिया में सप्लाई करता है। तो उस केस में क्या उसका बिजनेस कनेक्शन काइली जेनर से भी माना जाएगा। तो ये पूछना चाह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा से तो बिजनेस कनेक्शन है, बट अगर वो दूसरे नॉन रेसिडेंट का गुड सप्लाई कर रहा है, तो क्या काइली जेनर से भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए ना एक सिक्योर एक ये बना हुआ है चार्ट। चार्ट जो है वो क्या बोलता है कि यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो क्या कर रहा है, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर ए अपना कौन है, प्रियंका चोपड़ा वाली हो गई, और मिस्टर एक्स जो है वो अपना क्या हो गया, एजेंट हो गया, ठीक है। और वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है किसके लिए, ऑन बिहाफ ऑफ, सॉरी उल्टा बोल दिया अपन लोगों ने, मिस्टर ए जो है वो कौन हो गया, एजेंट हो गया। और मिस्टर एक्स जो है अपने केस में कौन है, प्रियंका चोपड़ा है, एजेंट मतलब मिस्टर एक्स, ठीक है। तो अब जो है वो क्या है, एजेंट है। तो एजेंट जो है वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, तो ये किसके लिए कर रहा था, पीसी के लिए कर रहा था, प्रियंका चोपड़ा के लिए, तो वहां तो बिजनेस कनेक्शन है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। कि जब वो अपने मेन बंदे के लिए कर रहा है, प्रियंका चोपड़ा के लिए जब ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, तो वहां बिजनेस कनेक्शन है, उसमें क्वेश्चन वाली बात ही नहीं। बात करते हैं किसकी, काइली जेनर की। काइली जेनर का जब वो ब्यूटी ब्रांड सप्लाई कर रहा है, तो भी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा अगर, इफ मतलब अगर, कि ये कंडीशन अगर तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाती है, तो वहां पर भी बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। पहला क्या बोलता है, मिस्टर एक्स इज कंट्रोल बाय मिस्टर वाई, इधर प्रियंका चोपड़ा इज कंट्रोल बाय काइली जेनर। सेकंड बोलेगा कि काइली जेनर इज कंट्रोल बाय प्रियंका चोपड़ा, और दोनों जो है वो कंट्रोल्ड है किसी थर्ड पार्टी से, मिस्टर जेड से, मतलब काइली जेनर और प्रियंका चोपड़ा किसी थर्ड पार्टी से कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो वो जो है तो वहां पे बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, मतलब एक पार्टी दूसरे से कंट्रोल्ड है, दूसरी पार्टी पहले से कंट्रोल्ड है, या दोनों पार्टी किसी थर्ड पार्टी से कंट्रोल्ड है, तो उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन बन जाए। आई होप आई एम क्लियर। तो फर्स्ट पार्टी से तो बिजनेस कनेक्शन है, ये तो प्रूव्ड है। सेकंड पार्टी से कब बनेगा, अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो बिजनेस कनेक्शन बन जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही चीज को क्या किया गया है, रिपीट किया गया है, वो वाले पॉइंट्स को वापस लिखा गया है। अब यहाँ पे ये जो है वो नया पॉइंट बोलता है एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन। कौन से एजेंट बिजनेस कनेक्शन के अंदर नहीं आएंगे, कि यार इन एजेंट को हम बिजनेस कनेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। तो जो जनरल एजेंट है, जनरल ब्रोकर से, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मिस्टर एक्स का, तो मिस्टर एक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रियंका चोपड़ा का ही ब्रांड सप्लाई कर रहा है, वो और भी नॉन रेसिडेंट का सप्लाई कर रहा है, प्रियंका चोपड़ा का भी कर रहा है, काइली जेनर का भी कर रहा है। उसके अलावा कोई नॉन रेसिडेंट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट सेलिब्रिटी जिसका मेकअप ब्रांड है, उसको भी क्या बोलते हैं सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में वो जनरल है, इंडिया में भी वो इंडिया के जो ब्रांड्स हैं उनको भी सप्लाई कर रहा है, उसका काम ही है कि मेकअप प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में के ब्यूटी, हाइफिन, ये सब सप्लाई कर रहा है 82 डिग्री। तो क्या उसका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा बाहर वालों से, नहीं माना जाएगा, वो जनरल है, वो जनरल एजेंट है, जनरल क्या बोलते हैं कमिश्नर है, उसको जनरल कमीशन बेसिस में वो काम करता है, वो सबके लिए काम करता है, ऐसा नहीं कि वो सेलिब्रिटीज या किसी एक या दो सेलिब्रिटी से हैवीली डोमिनेटेड नहीं है। तो उस केस में अपन उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस दे देंगे और बिजनेस कनेक्शन जो है वो नहीं मानेंगे।
ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस, तो ये आपका हो गया क्या, बिजनेस कनेक्शन, ये इन जनरल बात हो गई। फिर उसमें ना बाद में एक वर्ड ऐड किया गया जिसका नाम क्या है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। कि अगर किसी बिजनेस का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तब भी हम बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब होता है कि अगर in respect of any goods, service or property carried out by non-resident with any person in India, including provision or download of data or software in India। कि अगर आप इंडिया में गुड सर्विस या प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे सेल कर रहे हो, इंक्लूडिंग डाउनलोड ऑफ डाटा, वो सारी चीजें कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपका पेमेंट जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, ठीक है, तो उस केस पे अपन मान लेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है वो इंडिया में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज हो या एंगेज हो रहे हो, ठीक है, और जिसमें आप लोग का इंडिया के यूजर से इंटरेक्शन हो रहा है, तो अगर आपका यूजर बेस जो है वो इंडिया में 3 लाख रुपए से ऊपर, एटलीस्ट 3 लाख है उससे ऊपर है, तो उस केस में आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं गुड्स की, सर्विस की या प्रॉपर्टी की, तो वहां पर आपको वैल्यू देखनी है 2 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यूजर की, तो उस केस में आप देखोगे एटलीस्ट 3 लाख यूजर से ज्यादा होंगे, तो उस केस में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाएगा। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है वो बिजनेस कनेक्शन है। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद बात करते हैं किसकी सर, एक्सेप्शंस की, कि ये जो है वो क्या है, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, इनको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है, पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल दी ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। ठीक है, ऐसे बिजनेसेस जिनके रिस्पेक्ट में सारे ऑपरेशन जो है वो इंडिया में कैरी आउट नहीं हुए हैं, ऑल दी ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। ठीक है, तो जितना ऑपरेशन इंडिया में कैरी आउट हुआ है वो ही उससे रिलेटेड बिजनेस जो है वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। जो इंडिया में कैरी आउट नहीं हुआ है उसका क्या बोलते हैं, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अपन इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशन इन इंडिया कैसे निकालेंगे, तो वो इस तरीके से देखेंगे कि अगर आपको इनकम हो रही है फ्रॉम एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग कस्टमर इन इंडिया, ठीक है, अगर किसी आपको एडवर्टीजमेंट जो कि इंडिया में टारगेट हो रहा है और आपको उस एडवर्टीजमेंट से इनकम हो रही है, और असेसिंग एडवर्टीजमेंट थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस लोकेटेड इन इंडिया, तो अल्टीमेटली ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो इंडिया को टारगेट कर रहा है और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उससे अगर आपको इनकम हो रही है तो वो आ जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिसाइडेड इन इंडिया, इंडिया के लोगों का डाटा सेल करके अगर आपको इनकम हो रही है तो इंडिया में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिसाइडेड इन इंडिया, उस डाटा को यूज करके अगर आप पर्सन इंडिया में कुछ सेल कर रहे हो तो भी वो इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया है। ठीक है, तो ये 3 केसेस में इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया है, और अगर आपको लगता है तो आप वापस से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, कि अगर आप क्या कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए क्या बोलते हैं गुड्स इंडिया से खरीदते हो और उसके बाद इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर देते हो, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया, कि आप न्यूज और व्यूज का कलेक्शन जो है वो इंडिया से कर रहे हो फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या बात करता है, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया, कि अगर आप इंडिया में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जो है वो शूट कर रहे हो, इफ सच नॉन रेसिडेंट इज, कि अगर वो जो नॉन रेसिडेंट है हु इज नॉट अ सिटीजन इन इंडिया, मतलब इंडिया में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शूट हो रही है और जो इंडिविजुअल जो है वो अगर इंडिया का सिटीजन नहीं है, और अगर शूट करने वाले जो फर्म है उसमें से कोई भी पार्टनर जो है वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, और अगर कंपनी जो है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर जो है वो इंडिया का सिटीजन या रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में वहां पे बिजनेस कनेक्शन जो है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में अगर इंडिविजुअल है तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, फर्म है तो उसके पार्टनर इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए, सिटीजन और रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, और कंपनी उसके शेयर होल्डर जो है वो सिटीजन या रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करता है
एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन SNZ। तो SNZ क्या होता है? स्पेशल नोटिफाइड जोन। जो स्पेशल नोटिफाइड जोन है वहां पर आप डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हो, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। आप क्लियर? ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज जो है ना सर, हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि आपको डाउट है या कुछ भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल में मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन बैंक के अंदर। सवालों में हम्म, 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 हम्म। अब रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। सबसे पहला आपका क्या है बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस किसका? इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल का ये है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस नॉट अंडर एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है। तो ये वाला जो है ना वो एक्सेप्शन वाला है, जो एक्सेप्शन में कवर्ड है। मैंने उन लोगों को अलग अलग कर दिया है कि ये एक्सेप्शन में कवर्ड वाले क्वेश्चन है और ये नॉट अंडर एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर 1 to 8 है और यहाँ पर 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ HUF रेसिडेंशियल स्टेटस, कि HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या होगा। तो उसके आपके तीन ही दो ही क्वेश्चन, 13 और 14 बहुत ईजी है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको पढ़ना है, 2 क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ फ्रॉडुलेंट का। तो स्कोप आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, सेक्शन 5, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो कौन से बंदे के हाथ में कितना इनकम टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो वो, तो ये जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी बुक का, ठीक है। और उसके बाद ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट, मतलब सेम टाइप का है, इसमें थोड़े से मिक्स क्वेश्चन जो फॉलो करते हैं, 27, 28, 29। और ये जो पार्ट है ना वो MCQ में टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट बेसिकली थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, 2.3 और 2.4 जो है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्स्ट सेकंड 2.1, 2.2 और 2.5 और 2.6 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे एग्जाम में आते ही आता है, तो आपको कोई भी पोर्शन जो है वो इसका स्किप नहीं करना है।